Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8 marginalized groups and social justice. Students country चाहे कोई भी हो, इंडिया हो या अमेरिका हो, ठीक है, दोनों ही जगह हम लोग देखते हैं कुछ लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है, ठीक है, जिनको इकोनॉमिक बेनिफिट का फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं आज भी सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में नहीं है। अब अमेरिका में जो डिफरेंस है वो है वाइट और ब्लैक्स के बीच में, वैसे इंडिया में वो डिफरेंस है अपर कास्ट पीपल एंड लोअर कास्ट पीपल के बीच में। ठीक कोई बात, अमेरिका में वाइट्स को इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा मिला है, ज़्यादा प्रिविलेज्ड है किसकी कंपैरिजन में, ब्लैक के कंपैरिजन में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जो अपर कास्ट पीपल हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिटेड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एडवांटेज इन्हें ज़्यादा मिला है, ज़्यादा एजुकेटेड है एज कम्पेयर टू लोअर कास्ट पीपल। बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन बहुत छोटी सी बात है, इसके अलावा भी जो हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप हैं वो सोसाइटी में बहुत कुछ फेस करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड। सोसाइटी में वो लोग जिन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जिनके पास कोई पावर नहीं होती किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की, डिसीजन लेने की, डिसीजन को चेंज करने की, जिनके पास पावर नहीं है, जिन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है सोसाइटी में, उन्हें ही क्या कहते हैं हम, मार्जिनलाइज्ड। ठीक कोई बात। बेटा जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं उनका सोसाइटी में थोड़ा सा लो सोशल स्टेटस होता है। हो सकता है कई बार उनकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से हो या कई बार सोशल कस्टम्स की वजह से हो। किससे डिफरेंट होंगे उनके सोशल कस्टम या फिजिकल अपीयरेंस? डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी, सोसाइटी का जो डोमिनेंट ग्रुप है, अगर आपकी फिजिकल अपीयरेंस उनसे अलग है, आपके सोशल कस्टम्स उनसे अलग है, तो आप क्या हो गए, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, और आपका सोशल स्टेटस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लो। अब ग्रुप में जो डोमिनेंट लोग हैं उनके पास है पावर टू टेक डिसीजन, टू इन्फ्लुएंस डिसीजन, डिसीजन लेने की शक्ति है, डिसीजन को बदलने की शक्ति है। ठीक है, हर सोसाइटी में बच्चा जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं दैट आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर रेस, रिलीजन, लैंग्वेज आर कॉल्ड माइनॉरिटीज। अब स्टूडेंट्स, हर वो ग्रुप जो अपनी रेस की वजह से, रिलीजन धर्म की वजह से, लैंग्वेज भाषा की वजह से, अगर उसका जो ग्रुप है वो छोटा है, नंबर में वो कम है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, माइनॉरिटीज। अब जरा माइनॉरिटीज की डेफिनेशन ध्यान से लर्न करें। इन अ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं दैट आर डिफरेंट, जो कि डिफरेंट है किसकी वजह से, अपनी रेस की वजह से, अपने रिलीजन की वजह से या अपनी भाषा की वजह से, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज minorities are often marginalized। minorities हमेशा कैसी होती हैं बेटा, marginalized। ये often इसलिए लिखा है क्योंकि प्रायः ऐसा होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं भी होता है। अगर हम हमारे इंडिया में बात करें, पारसी कम्युनिटी, ठीक है, ये लोग बहुत माइनॉरिटी में, इंडिया में 1% भी नहीं होंगे। जैसे जो हमारे रतन टाटा है, फिर जिन्होंने कोविड का वैक्सीन बनाया था, पूना वाला, वो दोनों ही क्या है, पारसी हैं। पर तुम्हें लगता है कि वो किसी भी तरीके से मार्जिनलाइज्ड है, या तो उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिला कंट्री के डेवलपमेंट का? क्या वो एजुकेटेड नहीं है? हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी जो अगर इंडिया के हम देखें तो वो कौन ही होंगे, पारसीज होंगे, सारे बिजनेस क्लास, बैंकर्स। ठीक हुई बात। तो ये नॉट ऑलवेज करेक्ट कि माइनॉरिटीज हैं तो मार्जिनलाइज्ड ही होंगे, पर हाँ कुछ माइनॉरिटीज जरूर मार्जिनलाइज्ड हैं। सो वी कैन से माइनॉरिटीज आर ऑफन मार्जिनलाइज्ड, नॉट ऑलवेज। कभी कभी हाँ भैया ये बात सही हो सकती है, पर पारसीज के केसेस में ये बात सही नहीं है। फिर क्रिश्चियंस के केसेस में, जैनिज्म के केसेस में बिल्कुल सही नहीं है। हमारी कंट्री में आप लोग देखना, जैन कम्युनिटी बहुत फ्लरिश कर रही है, अच्छे बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर के ऑनर्स हैं ये लोग। ठीक है, अच्छा एक बात और, बट द डोमिनेंट ग्रुप इज नॉट नेसेसरली द लार्जेस्ट ग्रुप इन टर्म्स ऑफ नंबर। अब इसको मैं साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देके बताऊंगी बच्चा। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, अमेरिका की नहीं, साउथ अफ्रीका की बात करें, तो साउथ अफ्रीका कॉलोनी था ब्रिटिश की, जहाँ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स वर कंट्रोलिंग
the maximum black people who were the native of South Africa. साउथ अफ्रीका की जो नेटिव पॉपुलेशन थी वो कैसी थी बेटा? ब्लैक. आप लोगों ने नेशनल मंडेला को देखा ही होगा, देखा है ना? पर साउथ अफ्रीका की जरा क्रिकेट टीम को याद करो, उसमें कितने ब्लैक हैं और कितने वाइट हैं? मैक्सिमम वाइट प्लेयर मिलेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ का जो डोमिनेंट ग्रुप है वो ब्रिटिश है, पर वो मैक्सिमम नहीं है नंबर में, लार्जेस्ट ग्रुप नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर. एम आई क्लियर हेयर? तो ये बात जरा ध्यान से समझना कि जो डोमिनेंट ग्रुप होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर में भी बड़ा हो, ठीक है? लार्जेस्ट ग्रुप हो इन टर्म्स ऑफ नंबर. एग्जाम्पल किसका दोगे आप? साउथ अफ्रीका में ब्लैक मेजॉरिटी में है, वाइट माइनॉरिटी में है, पर डोमिनेंट ग्रुप कौन है? वाइट्स. आज भी बहुत सारी डायमंड माइंस, गोल्ड माइंस किसके कंट्रोल में है? वाइट के कंट्रोल में. क्रिकेट टीम इज द बेस्ट एग्जांपल. क्रिकेट टीम अभी गूगल करके देखना साउथ अफ्रीका की. नंबर ऑफ ब्लैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना, ठीक है? तो जो भी मैक्सिमम फेम अर्निंग जो बिजनेस है साउथ अफ्रीका की, वो आज भी ब्लैक्स कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनका सोशल स्टेटस बहुत लो होता है. इसीलिए जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड होते हैं. मतलब मॉनेटरी, अगर हम बात करें, फाइनेंशियली बात करें, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होते हैं. इनके जो मेंबर्स होते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के, वो पावर्टी से, पुअर एजुकेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे होते हैं. गरीबी है इसीलिए उन्हें अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, इसलिए वो आज अच्छी जॉब्स में नहीं है. हैज़ दे आर बैकवर्ड, स्लो इन प्रोग्रेस, स्लो इन मेकिंग प्रोग्रेस. बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आज भी बैकवर्ड है. बेटा माइनॉरिटीज़ के अलावा भी कुछ लोग हमारी सोसाइटी में हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो कैसे हैं? मार्जिनलाइज्ड. जैसे औरतें, डिसेबल्ड, मतलब जिसका कोई भी बॉडी पार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा हो, भले हाथ हो, पैर हो, भले हो सकता है उसको पोलियो हो, या बाय बर्थ ही कोई डिफेक्ट है. तो जो डिसेबल्ड है, जो वीमेन है, एल्डरली पीपल हैं, ये भी कुछ सेक्शन है सोसाइटी के जो कॉमनली मार्जिनलाइज्ड है. इंडिया की अगर हम बात करें तो जो बेसिक, जो मेन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, वो हैं एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एसटी, and other backward classes. Scheduled caste, scheduled tribe, and other backward classes. These are major marginalized groups of India. Some form of social inequality. देखो, अब हम लोग देखेंगे कि कॉमनली किस फॉर्म में सोशल इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में है. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सो ऑन. आप किस जगह से आए हैं, कहाँ पर आपका बर्थ हुआ है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, क्या, कौन सी आपकी भाषा है, मेल है, फीमेल है, इन बातों पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव हो सकता है, ठीक है बात. गिव राइज टू सोशल इनइक्वालिटीज. और यही भेदभाव जो सेक्स के नाम पे, मेल फीमेल के नाम पे, रेस, ये तो बिहारी है, ये तो ये है, रिलीजन के नाम पे ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, इसी से सोशल इनइक्वालिटी सोसाइटी में आती है. कास्ट सिस्टम. हमारे यहाँ तो सोशल इनइक्वालिटी का बेस ही कास्ट सिस्टम है. स्टूडेंट, अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करें तो जो हमारा इंडिया था बहुत ही रिजिड कास्ट बेस्ड सिस्टम था. सोसाइटी एक हायरार्की में डिवाइडेड थी. सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण्स और सबसे लोअर स्टेटस में होते थे शूद्र, ठीक है? सारे मीनियल जॉब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी शूद्र को, और क्योंकि वो मीनियल जॉब करते थे तो उनको सोसाइटी और मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बनाया जाता था कि भाई तुम सारे मीनियल जॉब करते हो. तो ये सिस्टम सच में बहुत ही बुरा था. हमारी कंट्री में जो मेन कॉज है सोशल इनइक्वालिटी का वो है कास्ट सिस्टम. एंशिएंट टाइम्स में अगर हम जाएं तो सोसाइटी डिवाइडेड थी हाई और लो कास्ट में, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन. जो हायर कास्ट के लोग थे उन्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे जो कि लोअर कास्ट के लोगों के लिए डिनाइड थे. इन्हें पीपल वर अलाउड टू मिक्स विथ मेंबर्स टू अदर कास्ट. जो मेंबर होते थे बच्चा लोअर कास्ट के, इन्हें कभी भी अपर कास्ट के लोगों के साथ मिलने जुलने नहीं दिया जाता था, खाने नहीं दिया जाता था. इवन शादियां भी अपर कास्ट लोअर कास्ट में कभी भी नहीं करते थे.
पीपल वर नॉट अलाउड टू मिक्स विद द मेंबर ऑफ अदर कास्ट, दूसरी कास्ट के लोगों के साथ आपको मिलना जुलना नहीं है, उनके साथ खाना वाना भी नहीं खाना है, और शादी तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। जो हायर कास्ट के लोग होते थे वो हमेशा ह्यूमिलिएट करते रहते थे लोअर कास्ट पीपल को, ठीक है। अगर ये आपको देखना है तो भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक पूरी सीरीज आई थी, उसमें देखो बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है ये। या तो भीमराव अंबेडकर की कोई बुक या कोई उनकी पूरी लाइफ को पढ़ लो आप, इन शॉर्ट उनकी लाइफ स्पैन को, मतलब पूरी लाइफ को देख लो, लाइफ हिस्ट्री को देख लो, तो आपको पता चलेगा कि जगह जगह हर कदम पे उन्होंने भी एक्सप्लॉयटेशन सहा है, ह्यूमिलिएशन सहा है। अब अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें बच्चा, जो आज कास्ट सिस्टम आप लोग देख रहे हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आज इंटर कास्ट मैरिजेस भी हो रही हैं, हम लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं, हम ये नहीं पता होता है हमें कि जो खाना हमारी प्लेट में आया है वो किसने बनाया है, कौन सी कम्युनिटी का व्यक्ति को उन लोगों ने एम्प्लॉय किया है। फिर हम लोग मैरिजेस में जाते हैं तो आज हम लोग देखते हैं रिसेप्शन में हर व्यक्ति उसी प्लेट से खाना ले रहा होता है, जिससे कॉमनली हर व्यक्ति ले रहा होता है। तो आज का सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया है, रिजिड नहीं फ्लेक्सिबल हो गया, पहले बहुत रिजिड था, ठीक हुई बात। चलो, तो आज जो कास्ट सिस्टम है थोड़ा सा कम रिजिड है, पहले जैसा होता था उससे आज बहुत फ्लेक्सिबल है। आज हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में साथ में जा रहे हैं, एक ट्रेन में हम जिस बर्थ पे, हमारे सामने वाली बर्थ पे कौन है, हम कभी उसकी कास्ट नहीं पूछते, ठीक है। कुछ आंटियों की आदत है वो पूछ लेती हैं, पर कॉमनली कोई नहीं पूछता। और अगर आपको पता भी चल जाए तो क्या आप ट्रेन छोड़ के भाग जाओगे? नहीं ना, आप उसके साथ ही ट्रेवल करोगे। आज हम सब लोगों को सेम लॉज गवर्न करते हैं, हम स्कूल्स में कॉलेजेस में सारे लोग साथ पढ़ते हैं। ऐसे नहीं होता कि एससी के लिए स्कूल अलग है, एसटी के लिए अलग है, ब्राह्मण्स के लिए अलग है, वी ऑल आर स्टडिंग टुगेदर, खाना साथ में खाने रेस्टोरेंट में। और इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि कास्ट सिस्टम थोड़ा सा कम रिजिड हो गया है, थोड़ा सा नहीं, बहुत कुछ रिजिड, जो उसकी रिजिडनेस थी वो खत्म हो गई है, ठीक है। बट द कास्ट सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट, आज भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट तो करता है, हाई कास्ट लो कास्ट भी एग्जिस्ट करती है। कुछ ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं इनके सोशल स्टेटस में जो आज तक है। जो लोअर कास्ट है वो आज भी डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज्ड है। सच में विलेजेस में तो आज भी ये सिस्टम रन कर रहा है, सिटीज़ में मेट्रोपॉलिटन में डिफरेंस आपको देखने ही नहीं मिलेगा, सिटीज़ में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, पर विलेजेस में टिल डेट यू कैन सी कास्ट सिस्टम नाइसली, बहुत अच्छे तरीके से देख पाओगे। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको 2-4 दिन रहने के बाद एनालाइज करना पड़ेगा, आप लोग देख पाएंगे ये जो गंदा सिस्टम है कास्ट सिस्टम आज भी विलेजेस में रन कर रहा है। अनटचेबिलिटी, ये एक सोशल लेवल है जो कास्ट सिस्टम से ही आया है, ठीक है। अनटचेबिलिटी की जो रूट कॉज है वो था कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में कुछ लोगों को सर्टेन टाइप के जॉब दे दिए गए, है ना, वो ट्रीटेड एज आउटकास्ट। अब ये लोग ऐसे क्या काम करते थे कि उन्हें आउटकास्ट ट्रीट करने किया जाने लगा, जैसे कि वो डेड बॉडी को रिमूव करते थे, ह्यूमन वेस्ट को कैरी करके ले जाते थे, रोड्स की क्लीनिंग करते थे, स्वीपिंग करते थे। अब ह्यूमन वेस्ट को कैरी करके ले जाना बेटा ये आज की बात नहीं है, आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, हमारे घर में जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें आपको वेस्ट को कैरी करके नहीं ले जाना पड़ता, पर पहले जिस तरीके से टॉयलेट बनते थे उन टॉयलेट्स में वेस्ट को कैरी करके ले जाना पड़ता था। ये जितनी भी जॉब्स है, रोड को साफ करना हो, डेड बॉडी को रिमूव करना हो, ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्लीन करना हो, ये तो बहुत अनक्लीन जॉब थी। तो वो सारे लोग जो इन जॉब्स को करते थे उन्हें क्या बोलने लगी सोसाइटी कि ये इम्प्योर है, ये अनटचेबल है। संडेज को या एवरी अल्टरनेट डे जब हमारी मदर या हम लोग अगर कभी टॉयलेट्स क्लीन करेंगे तो क्या हम भी अनटचेबल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आज हम हमारे घरों की क्लीनिंग करते हैं तो क्या हम अनटचेबल हो गए? नहीं। पर पहले के लोग थोड़े गधे ही थे, वो ये बोलते थे इन्होंने टॉयलेट्स क्लीन किया है, इन्होंने रोड को क्लीन किया है तो ये अनटचेबल है, ये इम्प्योर है, तो दूसरी कास्ट के लोग इन्हें टच नहीं करेंगे, और करेंगे तो उनकी प्योरिटी, उनकी शुद्धता भी खत्म हो जाएगी, और इसलिए वो उनको टच नहीं करते थे, और यहीं से जन्म हुआ अनटचेबिलिटी। हद तो तब हुई स्टूडेंट, ये अनटचेबल्स लोग पूरे विलेज को क्लीन करते थे और इन्हें ही विलेज और टाउन के
अंदर नहीं रखा जाता था। जैसे ये विलेज है तो इसको क्लीन करने के लिए ज़रूर अनटचेबल्स को बुला लेते थे। किसी के यहाँ काऊ की डेथ, गाय-वाय मर जाती थी तो ज़रूर इनको बुला लेते थे। पर इन्हें गाँव के बाहर, शहर के बाहर रहने को बोला जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल। जो कुएँ होते थे ना सबके, उससे इन लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता था। कहते थे अगर आप इस कुएँ से पानी ले लोगे तो इस कुएँ का पानी भी अशुद्ध हो जाएगा। इन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, इन्हें स्कूल्स में नहीं बैठने दिया जाता था। जब आप बी.आर. अम्बेडकर की लाइफ को पढ़ोगे तो देखोगे उन्होंने अपना पूरा एजुकेशन क्लास के बाहर बैठ के लिया है। उन्हें स्कूल्स में एंटर नहीं करने दिया जाता था। और टेम्पल एंट्री मूवमेंट को रन करने वाले भी बी.आर. अम्बेडकर ही हैं। जब बी.आर. अम्बेडकर अपनी सारी पढ़ाई करके पीएचडी करके फॉरेन से वापस आएंगे तो वो टेम्पल मूवमेंट चलाते हैं, है ना। और उस टेम्पल मूवमेंट में वो टेम्पल्स में एंट्री कराते हैं शेड्यूल कास्ट की। नाउ पोजीशन ऑफ आदिवासी। जो आदिवासी टर्म है बच्चा, वो किस कम्युनिटी के लिए यूज होता है? वो कम्युनिटीज जो एंशिएंट इनहेबिटेड है इंडिया की, उन्हें हम क्या कहते हैं? आदिवासी। ठीक, कोई बात? आदिवासी आर पार्ट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आदिवासी किसका ही पार्ट है बच्चा? ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और बेसिकली आज वो लोग जो फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है, उन्हें ही आदिवासी कहते हैं। फिर से सुनो, आदिवासी वो टर्म है for a member of any of the communities that are believed to be among the most ancient inhabited of India. इंडिया के most इनहेबिटेंट एंशंट इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया को हम क्या कहते हैं? आदिवासी। ठीक है बात। आदिवासी किसका पार्ट है? ट्राइबल पॉपुलेशन का पार्ट है जो इंडिया में 8% है। कितनी पॉपुलेशन है आदिवासीज? आदिवासीज आर द पार्ट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया विच इज़ 8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का 8% कौन है? आदिवासी हैं। ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं बच्चा? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक सेंटिनल आइलैंड है। सेंटिनल आइलैंड में तो सेंटिनल आइलैंड जो अंडमान निकोबार का ही एक आइलैंड है, वहाँ पर आज भी ऐसी पॉपुलेशन रहती है बच्चा जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ मिलना ही नहीं चाहती है। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि हम में से कोई उस आइलैंड पे भी जाए। उसके ऊपर से कोई एरोप्लेन भी उड़ता है ना तो वो एरो से उसको वहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एरो समझ में आए ना, तीर कमान से। प्री ब्रिटिश पीरियड की अगर हम बात करें तो जो आदिवासी, जब तक ब्रिटिश इंडिया में नहीं आए थे तो आदिवासीज के पास बहुत बड़े बड़े हिल एरियाज़ थे, फॉरेस्ट एरियाज़ थे। ये लोग वहाँ खुशी खुशी रहते थे, अपनी कम्युनिटी के लिए लॉ फ्रेम कर लेते थे, नियम वगैरह बना लेते थे अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी ट्राइब को अपने हिसाब से मैनेज करते थे। लैंड पे भी इनके राइट थे, फॉरेस्ट पे भी इनके राइट थे। कुछ आदिवासी जो चीफ थे उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी, वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे अपने लोगों से। कुछ आदिवासी किंगडम बहुत ज़्यादा रिच हो गई, कैसे? वुड सप्लाई करके, बैम्बू, लाख, वैक्स, हनी, एलिफेंट, मेडिसिनल प्लांट। फॉरेस्ट से दूसरी किंगडम्स को, ये जब देखो एक किंगडम है, राजा का राज चल रहा है, दूसरी जगह फॉरेस्ट कम्युनिटी रह रही है, तो ये जब किंगडम को वैक्स, लाख, मनी, मनी नहीं, हनी, एलिफेंट, मेडिसिनल प्लांट देते ना, तो क्या होता? दूसरे किंगडम खुशी खुशी इन्हें बहुत सारा पैसा देती और इस तरीके से बहुत रिच हो गए। और बेटा आदिवासी के कंट्रोल में जो एरिया होता था वो बहुत रिच होता था मिनरल्स में, मेटल ऑर्स भी होते थे, कोल, डायमंड्स, ये सब आदिवासी के कंट्रोल में था। पर जैसे ही ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में, आदिवासी से उनकी लैंड ले ली गई, उनकी ज़मीनों को मतलब उनके जो ज़मीन पे वो रहते थे, जो फॉरेस्ट थे, उसको क्लियर कर लिया गया। जो माइंस आदिवासीज के कंट्रोल में थी उस पे अब किसने हक जमा लिया? ब्रिटिशर्स ने। सब वर गिवन नॉन ट्राइबल लैंड लॉर्ड्स हु वुड कल्टीवेट द लैंड। और जो इनकी ज़मीनें थी वो नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स को दे दी गई। वो लैंडलॉर्ड्स जो ट्राइबल भी नहीं थे, उनको ट्राइबल्स की ज़मीनें दे दी गई कि भाई चलो
तुम इसके ऊपर कल्टीवेशन करो और हमें रेवेन्यू दो। Some were turned into plantations, कुछ जमीनों पे बड़े बड़े प्लांटेशंस बना दिए, एंड सम स्पेशली दोज रिच इन मिनरल्स वर टेकन फॉर माइनिंग, और कुछ जमीनों पे जहाँ पर मिनरल्स वगैरह बहुत ज्यादा थे उसको माइनिंग के लिए ले ली। मतलब आदिवासी के हाथों से सब कुछ ब्रिटिशर्स ने ले लिया। और बेटा कुछ पे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप कर ली गई। जो बड़े बड़े ट्रैक थे आदिवासी लैंड के, बड़ी बड़ी एरिया था, उसको रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, कहीं पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी। मतलब आदिवासियों पे भरपूर अत्याचार किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जो रेसिडेंट ट्राइब थी उन्हें कहा गया कि अपने घर छोड़ के जाओ भाई यहाँ से, यहाँ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी, फॉरेस्ट रिजर्व बनेगा या कोई इंडस्ट्री बनेगी। उन्हें कई बार काम पे रख लिया जाता तो बहुत कम सैलरी दी जाती, कई बार उनकी जमीनें उनसे ली जाती तो उसके लिए भी उन्हें बहुत कम दिया जाता। अब उनकी लाइवलीहुड को पूरी तरह लूट लिया था ब्रिटिशर्स ने। उनसे कहा जाता चलो अब तुम प्लांटेशन में काम करो, कोई काम तो आदिवासियों के पास होता नहीं, तो वो इजीली रेडी हो जाते प्लांटेशन में काम करने के लिए, फॉर्म्स में काम करते, इंडस्ट्रीज में काम करते, और बहुत ही लो वेजेस, कम सैलरी, कम मजदूरी उन्हें दी जाती थी। पर क्या करें, अब उन्हें इसी तरीके से जिंदा रहने की आदत डालनी ही थी। उन्हें जब सेपरेट किया गया उनकी ज़मीनों से, वो अपनी वर्शिप प्लेसेस को भी विजिट करने नहीं जा पाते थे, अपनी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म नहीं कर पाते थे जो वो फॉरेस्ट या हिल में करते थे। इससे उनकी लाइफ में बहुत सफरिंग्स आई, बहुत सारे तो इस हार्डशिप के साथ कोप ही नहीं कर पाए और मर गए। और बेटा ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी ये साइकिल ऐसी ही चलती रही। आज तक हम आदिवासियों की ज़मीनों को लेते जा रहे हैं, कई बार इंडस्ट्री बनाने के लिए, कई बार डैम बनाने के लिए या कई बार हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के नाम से उनकी ज़मीनें ले लेते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट माइनिंग्स जो हैं, जो इंडस्ट्रियल सेंटर हैं, जैसे जमशेदपुर, बोकारो, रौरकीला, भिलाई, ये आदिवासी टेरिटरीज थी। कहीं पर हम लोग डैम बनाने के लिए क्या करते हैं, आदिवासी की ज़मीनें ले लेते हैं। द बिल्डिंग ऑफ डैम्स ऑन रिवर फ्लडेड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ आदिवासी लैंड, वो भी वहीं बन रहे हैं। और डैम बनाना मतलब कितने सारे लैंड एरिया में बड़ा सा रिजर्वायर बनेगा, आसपास की जमीनों को खाली कराना पड़ेगा, तो सबसे भारी तो डैम बनाना होता है आदिवासी लोगों के लिए, क्योंकि उनको तो उनकी जमीन से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। गवर्नमेंट आज तक मैनेज नहीं कर पाई है कि अगर आदिवासियों को उनकी ज़मीन से निकालेंगे क्योंकि यहाँ हम डैम बना रहे हैं, तो उन्हें प्रॉपर रिहेबिलिटेट कहाँ करेंगे, प्रॉपर डिस्प्लेस कहाँ करेंगे, ये सरकार बहुत कम सोचती है। आज हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं यही ट्राइबल कम्युनिटीज़, क्योंकि जब ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने देखा कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं करती है, बस हमारी ज़मीनों को ले लेती है, तो गवर्नमेंट एक बहुत बड़े नंबर में सोल्जर्स को पोस्ट करती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी से डील करने के लिए, क्योंकि आज ये नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट दे रहे हैं। ठीक है, कौन? ट्राइबल कम्युनिटी। वो बोलते हैं जब आप हमारे लिए कुछ नहीं करते हो तो हम भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर अब सोल्जर्स हैं तो भी आदिवासी अपनी लाइफ को प्रॉपरली जी नहीं पा रहे हैं, उनकी वेल्थ, पावर सब खत्म हो गई है, उनका जो ट्रेडिशनल तरीका था रहने का वो भी खत्म हो गया है। आदिवासी ऑल ओवर इंडिया हैव नाउ बिकम अ मार्जिनलाइज्ड लॉट। आज जो 8% हमारे पास आदिवासी कम्युनिटी है, ये भी मार्जिनलाइज्ड बन चुकी है। नाउ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आदिवासी के अगेंस्ट बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो सोशल और रिलीजियस कस्टम है आदिवासी के, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं हमसे। वो आपने देखा होगा ना, जिंगालाला हु मोटू पतलू जब फंस जाते हैं आदिवासी एरिया में तो वहाँ कैसे डांस होता है, उनकी ईटिंग हैबिट्स अलग हैं, ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अलग है। तो बहुत सारे आदिवासी तो भैया आज क्या बन गए, क्रिश्चियन बन गए, कुछ मुस्लिम्स भी बने हैं। मेनी आदिवासी कस्टम हैव चेंज्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म, और बहुत सारे जो कस्टम थे आदिवासी के वो भी चेंज हो गए, जो उनका ओरिजिनल फॉर्म था वैसे। आदिवासी सोसाइटीज जो होती थी स्टूडेंट, वो कास्ट बेस्ड नहीं होती थी, यूजुअली बहुत कम डिफरेंस होता था आदिवासी के सोशल स्टेटस में। उनके जो मेंबर्स होते थे उनके सोशल स्टेटस में बहुत कम ही डिफरेंस होता था।
बेटा अगर हम आदिवासीज़ की बात करें तो आदिवासीज़ का जो रिलीजन है उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है दूसरे रिलीजन प्रैक्टिस जो करते हैं इंडिया में। दूसरे जो रिलीजन है उसके उसमें मिलती जुलती बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं आदिवासीज़ की, पर कुछ बहुत अनयूजुअल भी हैं। जैसे कि ये लोग फूड टैबू से बिल्कुल फ्री हैं। ये हिल्स की, ट्रीज की, एनिमल्स की, एंसेस्टर की पूजा करते हैं। आदिवासी लैंग्वेज भी थोड़ी डिफरेंट है दूसरी लैंग्वेजेस से, कॉमनली नोन इंडियन लैंग्वेजेस से आदिवासी लैंग्वेज भी डिफरेंट है। अब बेटा हमारे इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस को हम दो बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे संस्कृत किसका पार्ट हो जाती है बच्चा? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का पार्ट हो जाती है, ठीक है। वैसे ही दूसरी जो लैंग्वेजेस है वो द्रविडियन ग्रुप का पार्ट हो जाती हैं। तो जो आदिवासी लैंग्वेज है उसको हम कहीं पर ग्रुप नहीं कर पा रहे हैं, ना ही तो संस्कृत के साथ ग्रुप कर पा रहे हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ भी ग्रुप नहीं कर पा रहे हैं। संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का पार्ट है और ना ही तो द्रविडियन ग्रुप के साथ हम उसको रख पा रहे हैं। तो डिफरेंस तो है। आदिवासी लैंग्वेज में बहुत सारा लिटरेचर तो हमें मिला है, पर बट ओनली अ फ्यू ऑफ दिस लैंग्वेजेस कुछ ही लैंग्वेजेस हैं जैसे संताली जिनका अपना स्क्रिप्ट है। जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम होते हैं आदिवासीज के वो भी थोड़े अनयूजुअल लगते हैं, किसको? नॉन ट्राइबल पीपल को, हमको देखने से थोड़े अनयूजुअल दिखेंगे। इनकी जो फार्मिंग मेथड है और जो टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं वो भी बहुत प्रिमिटिव है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा, वो यही लोग करते थे। बिकॉज ऑफ इन डिफरेंसेस की वजह से बहुत सारे इंडियंस और सोशल ग्रुप्स आदिवासीज को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। मतलब सोसाइटी उन्हें लुक डाउन करती है, ठीक है, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देती। बहुत सारे लोग तो अपने आप को इसलिए आदिवासी से सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि वो उनके बारे में या तो जानते ही नहीं है या बहुत कम जानते हैं कि उनका पास्ट कैसा था, वो लोग कैसे हैं। इवन कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनके खुद के कस्टम आदिवासी इन्फ्लुएंस से बने हुए हैं। कुछ कस्टम हमारे किससे बने हुए हैं? आदिवासी इन्फ्लुएंस से। बहुत सारी हिंदू डाइटीज, बहुत सारे हिंदूज तो ये भी नहीं जानते कि कुछ हमारे डाइटीज, कुछ हमारे भगवान, जैसे जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी हैं, काली हैं, ठीक है, एंड देयर कस्टम ऑफ रेवरिंग पीपल ट्री, पीपल के ट्री की जो हम पूजा करते हैं, मंकी की जो हम पूजा करते हैं, स्नैक, एलिफेंट को जो हम लोग पूजा करते हैं, इनका ओरिजिन ट्राइबल ही था। ठीक है बात, जगन्नाथ भगवान, काली देवी, ये किनका ओरिजिन कहाँ से मिलेगा आपको? ट्राइबल ओरिजिन है। बंदरों की पूजा करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, सांप, वो जो नाग पंचमी हम लोग मनाते हैं, हाथी वाला आता है तो उसको जो हम दान दक्षिणा देते हैं वो उसका ओरिजिन कहाँ से ही है? ट्राइबल ओरिजिन ही है। हाउ सोशल स्टेटस अफेक्ट्स इकोनॉमिक स्टेटस। अगर हम पैराग्राफ ना भी पढ़ें बच्चा तो बहुत क्लोज रिलेशन है कि अगर आप इकोनॉमिकली साउंड है तो आपका सोशल स्टेटस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आप कहीं इकोनॉमिकली वीक है तो आपको सोसाइटी वो उतना रिस्पेक्ट नहीं देती है, कुछ केसेस को छोड़कर। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब होता है बेटा रिच और पुअर का डिफरेंस, है ना। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब होता है रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस, और ये क्लोजली रिलेटेड होता है सोशल इनइक्वालिटीज में से। हमारी सोसाइटी में जिनका लो सोशल स्टेटस है उनको हम लोग उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको लुक डाउन करते हैं। उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई इंपॉर्टेंट जॉब जॉब करेंगी विच ब्रिंग हायर अर्निंग, जिससे इनकी अर्निंग हायर होगी और ये भी रिच बन जाएंगे। इस वजह से ये पुअर ही बने रहते हैं। इवन उन्हें हम लोग एनकरेज भी नहीं करते हैं कि वो एक अच्छा एजुकेशन लें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। सो दे ऑफन पुअरली एजुकेटेड होते हैं और मुश्किल ही उन्हें कोई जॉब लगती है, और जॉब नहीं लगती तो वो आने वाले टाइम में भी पुअर ही रहते हैं। अगर हम बात करें बच्चा आज से थोड़े पहले टाइम की, एंशियंट टाइम की, तो उस टाइम में क्या होता था, इवन मिडिवल पीरियड में भी हमारी कंट्री में बच्चा प्रोफेशन को चेंज करना इतना आसान काम नहीं था।
अगर आप बार्बर हैं तो आपका बेटा बार्बर ही बनेगा, है ना। आप स्वीपर हैं तो आपका बेटा स्वीपर ही बनेगा। फिर अगर आप वीविंग का काम करते हैं तो आपका बच्चा बड़ा होके वीविंग ही करेगा, ठीक है। बार्बर का बेटा बार्बर, वीवर का बेटा वीवर, और वॉशरमैन का बेटा वॉशरमैन। वो ट्रेडिशनली बस वही काम कर सकते हैं जो उनकी कास्ट में ट्रेडिशनली हुआ होता है। तो जो लोअर कास्ट के लोग होते थे बच्चा, वो कभी भी रिस्पेक्टेबल जॉब तो पा ही नहीं पाएंगे इस तरीके से। भले ही उनमें एबिलिटी हो कि वो इससे अच्छा जॉब कर पाए, पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी सोसाइटी परमिट नहीं करती है। As they had no hope for making economic progress, और इस तरीके से तो कभी वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अचीव कर ही नहीं पाएंगे। इस वजह से उनकी जो अर्ज थी कि वो भी नए स्किल्स को डेवलप करें, वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई, क्योंकि मतलब ही नहीं होता था। आप लोगों को एकलव्य की स्टोरी याद होगी, फिर कर्ण की स्टोरी याद होगी। बेटा उन लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ ना, बिकॉज दे वर बिलोंगिंग फ्रॉम लोअर कास्ट, तो कहीं किसी ने उन्हें श्राप दे दिया, किसी ने उन्हें अपना स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया। उसके बाद भी अगर वो बहुत कुछ अच्छा सीख गया तो उससे उसका अंगूठा मांग लिया। तो ये आपको लगता होगा ये स्टोरी है मंदगढ़ ने बनाई हुई, पर बेटा आज भी कुछ गांव में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। These people were also encouraged to receive education. उन्हें कभी भी एनकरेज नहीं किया गया कि वो एजुकेशन ले पाए। उन्हें अनटचेबल्स को तो बोला भैया आपको तो अलाउ ही नहीं है कि आप टेम्पल में एंट्री कर पाए, वो सॉरी स्कूल्स में एंटर कर पाए। तो पहला, उन्हें हमने कभी एनकरेज नहीं किया कि वो एजुकेशन ले पाए, और अनटचेबल्स को तो बोला जाता था यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन अ स्कूल। औरतों के साथ भी ऐसे ही हुआ, ठीक है। औरतों से तो और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको तो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ही रहना चाहिए दूसरों पे। पहले उन्हें फॉर्मल एजुकेशन नहीं दिया जाता था। कहा जाता था अगर कोई औरत पढ़ लिख लेगी, मतलब कोई लड़की अगर पढ़ लिख लेगी तो वो जल्दी ही विडो हो जाएगी, इसीलिए कोई पेरेंट्स अपनी बच्ची को पढ़ाते नहीं थे। बिसाइड्स देयर वर मेनी रिस्ट्रिक्शंस, इसके अलावा भी उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कि ये काम तो औरतों का ही है, ये औरतें ही करेंगी। उन्हें प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिया जाता था। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर थे। Students, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.